सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। और बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई आपका चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है क्या भाई, जीवन की मौलिक इकाई। आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। और हम आ चुके हैं किस पे, लेक्चर 4 पे। ठीक है, लेक्चर 4 पे हम लोग आ चुके हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भाई, एक बार मैं आपको बता देती हूँ अध्याय रूपरेखा क्या थी। तो भाई अध्याय रूपरेखा, सबसे पहले हमें इसमें जानना था कि भाई कोशिका आखिर क्या है, कोशिका के प्रकार को हमें देखना था। यहाँ पे हमें देखना था भाई आखिर जो ये कोशिका संगठन है ये क्या है, और अभी हम इसी पर हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम बच्चों, इस टाइम हम पढ़ रहे हैं कोशिका संगठन को, जिसमें हम देख रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली। फिर हम आएंगे पादप और जंतु कोशिका में अंतर, और फिर लास्ट में कोशिका विभाजन। ठीक है, तो एक बार देख लें जल्दी से, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो बच्चों इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताया था, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया था। यानी कि जो कोशिका की सबसे बाहर वाली जो ये परत होती है, इसको हम कह देते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका कला। क्लियर है। चलिए, तो हमने जाना था कि भाई प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो भाई पता लगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है बच्चों लिपिड तथा प्रोटीन से। किससे बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन से क्या होती है, ये बनी होती है। तो पिछली कक्षा में हमने सिर्फ इतना जाना था। आज देख लीजिए आज क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सबसे पहले जानेंगे भाई कोशिका में जो पदार्थ होते हैं इनकी गति कैसे होती है। ठीक है, यानी कि भाई जो कोशिका के अंदर आपके पदार्थ आ रहे हैं और जो वहां से बाहर जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं। विसरण और परासरण को हम लोग जानेंगे, कोशिका भित्ति, और आखिर में होगी आपकी क्विज। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली आपको बता देती हूँ। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, मैंने जो ये परत बनाई है ये क्या है, ये जो मैंने संरचना बनाई है ये संरचना क्या है बच्चों, ये संरचना आपकी कहलाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। कौन सी होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, कोशिका कला कह देते हैं। ठीक है भाई, अब क्या होगा बेटा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर भी आते हैं और वो कोशिका से बाहर भी जाते हैं। तो बेटा वो पदार्थ जो है वो कैसे अंदर आ रहे हैं और कैसे बाहर आ रहे हैं, किससे भाई, इस प्लाज्मा झिल्ली से होते हुए। यहाँ पे हमें यही पढ़ना है। ठीक है, आपको ये पता है ना बेटा ये बनी किसकी होती है, लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की। ठीक, लिपिड और प्रोटीन की। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसमें जो पदार्थ अंदर आएंगे और यहाँ से जो बाहर जाएंगे वो यहाँ पे दो प्रकार की क्रिया आएंगी। कौन कौन सी बेटा, नंबर 1 आपकी आती है यहाँ पे कौन सी, विसरण की प्रक्रिया, और यहीं पे आपकी दूसरी प्रक्रिया आ जाएगी कौन सी, परासरण की क्रिया। ठीक है, नंबर 1 विसरण की क्रिया और नंबर 2 परासरण की क्रिया, आपकी ये क्रियाएं आ जाएंगी। अब जिसमें से हम ये जानेंगे भाई विसरण कौन सी प्रक्रिया है, यानी कौन से पदार्थ हैं जो विसरण की क्रिया करके कोशिका के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये तो बिल्कुल क्लियर है डायग्राम। ये आपका क्या था, प्लाज्मा झिल्ली था। यहाँ पे जो ये कण है या देखो पदार्थ, यही क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से आर पार जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये आपका बीच में प्रोटीन है और ये लिपिड। क्लियर है ना इतनी चीज। चलो भाई, तो सबसे पहला आपका क्या आता है बच्चों, यहाँ पे आपका आता है बच्चों विसरण। विसरण क्या होता है, ठीक है, आप में से बहुत बच्चों ने ये नाम सुना होगा भाई, कोशिका। कोशिका पता है सभी को, ठीक, और एक नाम और पता होगा भाई, ये तो सब बच्चों को पता होगा, CO2। सभी को पता है CO2 क्या होती है। CO2 जो होती है बच्चों, ये होती है आपकी कौन सी गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड। कौन सी गैस होती है बेटा, ये आपकी जो गैस होती है ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है बेटा वो कैसी गैस होती है, क्या मनुष्य उसको अपने काम के लिए लेता है, नहीं भाई, मनुष्य तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है, मनुष्य जो करता है बेटा वो करता है किसका, O2 का। O2 कौन सी गैस होती है, O2 जो होती है बेटा ये होती है ऑक्सीजन।
ये एक जीवनदायी गैस होती है, क्योंकि बेटा जितने भी मनुष्य होते हैं वो कौन सी गैस को लेते हैं भाई? वो तो लेते हैं किसको बच्चों? ऑक्सीजन को, है ना। जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे हमें सांस नहीं आती। और हम कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरीके से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कैसा पदार्थ हो गया हमारे शरीर के लिए? अपशिष्ट पदार्थ हो गया। अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं बेटा? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आपके बेकार पदार्थ, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? बेकार पदार्थ होते हैं। और भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए बेकार ही है, क्योंकि पौधों के लिए तो बहुत जरूरी चीज है। कैसे? क्योंकि भाई जब तक पौधे जो होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेंगे तो अपना खाना भी नहीं बना सकते, क्योंकि भाई पौधों को तो कौन सी गैस चाहिए? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वहीं पे जो O2 होती है ऑक्सीजन, उसको वो बाहर निकालते हैं। तो देखो कैसे लेना देना चलता है ना। भाई पौधे भी गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, मनुष्य भी। लेकिन ये आ कैसे रहे हैं? तो बेटा जो ये गैसों का आदान प्रदान होता है ये होता है इस क्रिया के द्वारा। बच्चों विसरण का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है फैलाव, ठीक है। आपने देखा होगा भाई एक पानी का आपके हाथ में कप है या फिर ग्लास है, कुछ भी है, उसमें आप इंक डालोगे तो आप देखते हो वो इंक सारे में फैल जाती है। कितनी जल्दी फैलती है, वो क्या है? फैलाव, ठीक है। तो कौन सी क्रिया थी? विसरण की प्रक्रिया थी। अब सोचो बच्चों यहाँ पे जो आपकी क्या होती है बेटा? जो आपकी कोशिका होती है, क्या होती है? जो कोशिका होती है। अब इसमें पदार्थ कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे, इसमें गति कैसे करेंगे, है ना। बात आई यहाँ पे कि भाई इसके अंदर और कैसे आएंगे, यानी कोशिका के अंदर पदार्थों की गति हो कैसे रही है। तो यहीं पे बेटा सबसे पहले ध्यान से देखना, मैंने एक संरचना ये बना दी, एक संरचना ये बना दी, ठीक है। आपको पता है कि भाई ये क्या संरचना मैंने बनाई है? ये संरचना मैंने बनाई है किसकी? भाई आपकी जो कोशिका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई विसरण की क्रिया जो होती है बच्चों, कौन सी? विसरण की क्रिया जो होती है वो उच्च सांद्रता से, ठीक है, कहां से बच्चों? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, निम्न सांद्रता की ओर होती है, ठीक है। ये लाइन हर बच्चे को पता होनी चाहिए। कैसे? सोचो बच्चों, भाई आपको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? वातावरण से मिल रही है। और आपको ये पता है कि भाई जब हम ऑक्सीजन को लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, कोशिकाओं से होती हुई आ रही है। तो हुआ क्या बेटा, जब आपकी यहाँ पे CO2 की मात्रा, यहाँ पे दो चीज देखना आप, एक ये है, एक आपकी ये है। पहले इस वाले की बात करेंगे, नंबर 1 वाले की। पहली कंडीशन बच्चों ये आ गई यहाँ पे कि जो कोशिका है उसमें जब किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। यहाँ पे मात्रा क्या हो गई? अभी कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है बच्चों? ज्यादा है, ठीक है। किसकी? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई और बाहर जो है वो कम है, ठीक है। क्या है? बाहर जो है वो कम है। तो बेटा क्या करेगी भाई? जब कोशिका में, मैंने अभी बताया, कोशिका जो होती है बेटा उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि बच्चों वो एक बेकार पदार्थ है, तो इसको बाहर निकालना है। तो जब वो ज्यादा हो जाएगी तो वो कहां जाएगी बेटा? कोशिका से बाहर। अब ये जब कोशिका से बाहर जाएगी तो बेटा ये कहां गई? यहाँ पे क्या हो गई भाई? इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, बाहर वातावरण में कम है। तो ये कहां से बेटा? उच्च सांद्रता से, कहां से? उच्च से निम्न की ओर गई। आपकी ये वाली क्रिया हुई। अब सोचो बेटा यहाँ पे क्या हुआ आपके इस वाले हिस्से में। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? अब यहाँ पे तो हमने बात करी थी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की। अब सोचो यहाँ पे O2 की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? O2 की जो मात्रा है बेटा वो कैसी हो गई? कम हो गई। अब वो क्या करेगी भाई? कोशिका बाहर से ऑक्सीजन को लेगी। किसको? बाहर से क्या करेगी बेटा? O2 को अंदर लेगी। बाहर क्या है? O2 ज्यादा है, अंदर कोशिका की कम हो चुकी है, तो भाई वो कहां आएगी? उच्च से निम्न की ओर, ठीक है। कहां से? उच्च से निम्न की ओर आएगी। तो बेटा कहां पे क्रिया हुई? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और आपको याद रखना है बच्चों कि जो CO2, ठीक है, कौन कौन सी? जो CO2 और O2,
ये जो दो क्रिया होती है यानी गैसों की जो क्रिया होती है कोशिका के अंदर बच्चों, जो गैसें आएंगी और जो कोशिका से बाहर जाएंगी वो कौन सी क्रिया करके जाएंगी? तो बच्चों वो करके जाएंगी विसरण की प्रक्रिया। ओके है, जल्दी से इसको एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा कि भाई विसरण क्रिया आखिर है क्या। मैंने बोला इसका मतलब होता है फैलाव, यानी फैल जाना। आपने देखा है अक्सर घर में जब गैस होता है भाई, गलती से अगर बाय चांस सिलेंडर ऑन हो जाता है तो आप देखते हो सारे में स्मेल हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि भाई वो गैस के सारे में फैल चुके होते हैं। कौन सी क्रिया हुई? विसरण की क्रिया हुई। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो गैस है वो कौन सी लिया? हमने लिया भाई कार्बन डाइऑक्साइड को और O2 को, क्योंकि भाई मनुष्य O2 को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। अब बात आई थी कि भाई आएंगे कैसे और जाएंगे, तो हमने यहाँ पे किसको देखा बेटा? विसरण को। और विसरण की क्रिया कहाँ होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, और जो होती है वो विसरण की क्रिया होती है। बिल्कुल क्लियर। तो जब कोशिका के अंदर, यहाँ पे दो चीज देखी हमने, जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, उसको बाहर निकलना है भाई, तो क्या होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगी। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या है? ज्यादा, बाहर है कम, तो कहां जाएगी भाई? बाहर निकलेगी ना, क्योंकि कोशिका में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हमने अंदर रखना ही नहीं है, अपशिष्ट है वो। तो उच्च सांद्रता से निम्न की ओर गई। कौन सी क्रिया हुई? विसरण की। अब देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपकी कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है। कहां से लेगा भाई ऑक्सीजन? मनुष्य, भाई उसकी कोशिका है मनुष्य की, वो कहां से लेगा ऑक्सीजन को? बाहरी वातावरण से। तो बाहर से जब अंदर आएगी, बाहर क्या थी? बहुत ज्यादा थी, तो ज्यादा से कहां ही बेटा? कम की ओर। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका यहाँ पे? जब कम की ओर आ गई बेटा, यहीं पे आपकी वापस से क्रिया हो गई किसकी? विसरण की क्रिया। क्लियर है? तो ये था, हमने देखा भाई विसरण। अब जल्दी आ गया और देखो यहाँ पे, अब देख रहे हो भाई यहाँ पे क्या थे? ये कुछ पदार्थ थे, कण थे, और जैसे ही बेटा यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे आके सारे के सारे फैल गए। तो भाई ये जो यहाँ पे आके फैल चुके हैं, ये क्या हुआ यहाँ पे? ये कौन सी क्रिया दिखा रहे हैं? विसरण की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे तो इकट्ठे थे, लेकिन यहाँ पे आते ही ये सारे के सारे फैल गए और क्रिया हो गई यहाँ पे कौन सी बच्चों? विसरण की। ठीक है, अब बात कौन सी आई भाई? हमने जाना कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर पदार्थों की गति जो होती है वो दो प्रकार की क्रियाओं से थी। पहली विसरण हम जान चुके हैं, दूसरी जो आई है भाई कौन सी आई है? परासरण की क्रिया। कौन सी क्रिया बच्चों? परासरण की क्रिया। अब ये क्या होती है इसको देखें। चलो भाई, तो बेटा परासरण की क्रिया कहाँ होगी? जल के अणु जब गति करेंगे तो बेटा वो कौन सी क्रिया करेंगे? वो करेंगे परासरण की। अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी 3 चीजें? मैंने आपको नंबर 1 बताया था कि बेटा आपका विलायक क्या होता है, बताई थी ये चीज। नंबर दूसरी चीज क्या बताई थी? नंबर दूसरी चीज जो मैंने बताई थी वो बताई थी आपको विलय। ठीक है, विलय मैंने बताया था। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया था विलयन का। ये 3 चीज मैंने आपको बताई थी भाई। अब बच्चों मैंने इसको एक बार वापस बता रही हूँ, ध्यान से देख लो। ये यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ये आपका, इसमें सारा का सारा ये जो पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये है बेटा जल। अब बताइए यहाँ पे कि ये क्या होगा? क्या ये विलायक होगा, क्या ये विलय होगा, या फिर विलयन होगा? तो बच्चों ये होता है क्या? विलायक। बिल्कुल आपको ये चीज क्लियर है? ये क्या होता है? विलायक होता है। उसी के बाद बच्चों यहाँ पे मैंने इसमें कुछ पदार्थ मिला दिया। ठीक है, मैंने क्या किया भाई? इसके अंदर कुछ बच्चों यहाँ पे पदार्थ मिला दिया। अब जो चीज मैंने मिलाई है ये क्या हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे आपके विलय हो जाएंगे। और विलयन क्या हो जाएगा भाई? विलय प्लस विलायक क्या होता है आपका? विलय प्लस विलायक क्या कहलाया जाता है? विलयन कहलाया जाता है। इतनी चीज हर बच्चे को क्लियर है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे काम आने वाले हैं, है ना? चलो भाई, तो बेटा जो परासरण होता है इसको भी आपको क्या याद रखना है? इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई जो परासरण होता है ये भी
उच्च सांद्रता से, ठीक, निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। दोनों में क्या जा रहा है बेटा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति हो रही है, ठीक है। लेकिन फर्क इतना है कि भाई विसरण किसका कर रहा है? गैसों का कर रहा है, और वहीं पे जो परासरण है ये जो जल के अणु होते हैं उसको करता है, यानी कि भाई द्रव में। क्लियर है बात? समझ आ गई? लेकिन यहाँ पे कैसे? आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे ये फिर ये 3 पॉइंट क्यों बताया? क्योंकि बेटा यहाँ पे किसका, विलय का क्या होता है? रोल हो जाता है, ठीक। अब बेटा क्या होगा? यहाँ पे आपकी 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी 3 कंडीशन? एक चीज और याद रखनी है, परासरण की क्रिया में हमारी कौन सी अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जल जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरेगा, ठीक है, दूसरी तरफ आएगा, तो बेटा वो क्रिया आपकी परासरण की क्रिया कहलाई जाएगी, ठीक है। विसरण परासरण बिल्कुल क्लियर। लेकिन 3 प्रकार की घटनाएं हो सकते हैं यहाँ पे। सोचो जल अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर बराबर है तो क्या होगा, और कम हो गया तो क्या होगा, है ना, ये बात है यहाँ पे। तो इसी बात पे हम आते हैं कहाँ पे भाई, आगे। और एक बार इसको ध्यान से देख लो, आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर है बेटा। ये क्या है आपका, ये आपके विलायक, ठीक है। ये क्या है आपका विलय, विलयन आपको पता है कि भाई ये दोनों मिलके क्या करते हैं, विलयन को बनाते हैं। और बीच में ये कौन सी है भाई, बीच में आपकी झिल्ली, ठीक। चलो अब यहाँ पे सोचो जो 3 प्रकार की घटना होंगी वो कैसे हो सकती है। तो मैंने आपसे बेटा यहाँ पे कहा कि भाई एक जंतु अथवा पादप कोशिका, किसी को भी लो, या तो आप बेटा क्या कर सकते हो, या तो आप एक जंतु कोशिका या फिर एक पादप कोशिका, ठीक। शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, यहाँ पे आएंगे वो 3 प्रकार की घटना। हमने सोचा भाई ठीक है परासरण ऐसे हो रहा है, हमने सोचा विसरण ऐसे हो रहा है। भाई विसरण का बिल्कुल क्लियर है कि गैसें हैं वो तो सिंपल आएंगी, लेकिन किस में, परासरण में तो भाई विलय भी आ चुका है। यहाँ पे क्या होगा, कैसे गति होगी, क्या गति में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसी के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन किया है ना। और बच्चों हुआ क्या कि जब कोशिका को, आप सोच सकते हो ना यहाँ पे बेटा कि आपका क्या हो जाएगा, विलायक कौन होगा। अब विलय कौन होगा और विलयन क्या है, विलयन तो पता ही है। तो बेटा हम किसको ले रहे हैं, आप किसी को भी ले सकते हो, है ना। या तो एक जंतु कोशिका को ले लो या एक आप पादप कोशिका को ले लो। चलिए भाई, विलय क्या है भाई, यहाँ पे शक्कर और नमक दोनों में से हमने एक चीज को ली। जैसे इन दोनों में से एक कोशिका को लेंगे वैसे इन दोनों में से एक को लेंगे और विलयन में रखें तो क्या होगा। चलो मान लो हमने यहाँ पे शक्कर को लिया। बेटा आपने एक चीज देखी है क्या, जब आप देखते हो भाई घर में जब हम क्या करते हैं, अक्सर मन करते हैं भाई चलो कुछ बनाते हैं, ठीक है। चाशनी तो सबने सुना है, चाशनी, है ना। तो जो चाशनी होती है आप देखते हो कि जब हम चीनी को कम डालते हैं तो वो कम गाढ़ी बनती है। वहीं पे अगर हम चीनी को बहुत ज्यादा उसमें डाल देते हैं तो चाशनी कैसी बन जाती है, बहुत गाढ़ी बन जाती है ना। तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपकी ये एक झिल्ली है भाई। यहाँ पे भी बेटा क्या है, यहाँ पे भी आपका पानी है और यहाँ पे भी, दोनों जगह बिल्कुल बेटा पानी बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैंने कहा आपसे दोनों जगह पानी क्या है, बिल्कुल सेम है। और ये है हमारा विलायक, ठीक है बेटा। कहां से, ये क्या है भाई, ये है हमारा विलायक। बिल्कुल क्लियर चीज इतनी। चलिए भाई अब हमें ये चीज बिल्कुल हो चुकी है क्लियर कि विलायक है। अब हम क्या डालेंगे बेटा, चीनी। हमने यहाँ पे एग्जाम विलय जो लिया वो लिया शक्कर, क्या लिया बेटा, हमने विलय लिया यहाँ पे शक्कर, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम एक तरफ पानी को रखते हैं कम, जैसे भाई हम चीनी में डालते हैं, ठीक है। हम एक तरफ कम ही रखते हैं। चलो इधर हमने ज्यादा डाल लिया, इधर हमने कम रख लिया। अब बेटा ये ज्यादा पानी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, ये चीनी डाल दी। अब मैंने चीनी भी कम ही डाल दी, मैंने पानी कम रख दिया। काम किया मैंने, ज्यादा पानी को निकाल ही दिया, मैंने पानी कम रख दिया और यहाँ पे चीनी को भी बहुत ज्यादा डाल दिया। क्या कर दिया बेटा, चीनी को भी बहुत ज्यादा डाल दिया। अब सोचो भाई चाशनी कौन सी गाढ़ी बनेगी, ये बनेगी या ये बनेगी, बताओ कौन सी बनेगी। बेटा चाशनी तो ये वाली गाढ़ी बनेगी ना, है ना।
तो जल किस तरफ ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो बेटा कहां से, अधिक से कम की ओर आ जाएगा, यानी गति कहां से कहां की ओर होगी, अधिक से कम की ओर होगी, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ये आपका परासरण था। अब यहाँ पे जो 3 प्रकार की आपकी घटना मिली, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही काम होगा कि बेटा अगर आपका ये है, क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे ये एक बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मैंने एक कोशिका को किस में रख दिया बेटा, यहाँ पे इस प्रकार के विलय में, यहाँ पे आपका विलय पड़ा हुआ है, क्लियर। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे इस कोशिका के अंदर क्या है भाई, जल की मात्रा क्या है, कम है। तो बेटा यहाँ से जल बाहर से कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा। और सोचो जब हम किसी चीज में पानी को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। भाई गुब्बारा था, गुब्बारे के अंदर हमने पानी को भरा, गुब्बारा फूल गया। उसी तरीके से बेटा जल जब यहाँ पे ज्यादा था, यानी जो हमारा विलायक है वो इस जगह पे क्या था, ज्यादा था, और कोशिका के अंदर क्या था बेटा, कम था। तो वो कहाँ गया, उच्च से निम्न की ओर। और क्रिया कौन सी हो गई बेटा, परासरण की क्रिया। और पहली घटना जो आती है वो कौन सी आती है बेटा, अल्प परासरण दाबी विलयन। कौन सी आ जाती है बेटा, अल्प परासरण दाबी विलयन। यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन में क्या होता है, आपकी जो कोशिका होती है उसमें जल जब अंदर गया तो कोशिका फूल जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कोशिका फूल जाती है। तो बेटा यहाँ पे कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि जल उसके अंदर जा चुका है। इस प्रकार की घटना अल्प परासरण दाबी कहलाती है, क्लियर। सेकंड कंडीशन ये आई बेटा यहाँ पे समपरासारी विलयन की। वो क्या आई बेटा कि भाई यहाँ पे कोशिका है, ये आपका विलयन। अब मैंने बोला बेटा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, और विलय की भी। मैंने कहा बोला यहाँ पे विलय और विलायक दोनों की मात्रा समान है, यहाँ पे भी विलय और विलायक दोनों की मात्रा समान है। तो भाई यहाँ पे मैंने बोला कोई गति नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, कोई गति नहीं होगी। और जब वहां पे कोई गति नहीं होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, जब कोई गति नहीं होगी तो ना अंदर आ रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं। ऐसे प्रकार के विलयन को बोला जाता है बच्चों क्या, समपरासारी विलयन, ठीक है। और तीसरी घटना क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे है अति परासरण दाबी। यानी कि क्या होगा, वापस से बनाओ। हाँ जी भाई, ये थी कोशिका यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपका यहाँ पे वापस से विलायक आ गया। अब सोचो बेटा यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे विलायक की मात्रा तो ज्यादा है लेकिन विलय क्या है यहाँ पे, बताओ क्या होगा, कम होगा। और यहीं पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो शक्कर है मैंने बहुत ज्यादा डाल दी, ठीक है, शक्कर बहुत ज्यादा डाल दी। और यहाँ पे विलय की मात्रा क्या है, कम है, लेकिन विलायक की ज्यादा है। तो बेटा क्या हो जाएगा, कोशिका से जल बाहर की तरफ आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। भाई हमने क्या किया, हमने जो कोशिका के अंदर जो पानी है वो बाहर निकाल दिया तो कोशिका सिकुड़ गई। जैसे भाई गुब्बारे से पानी को निकाला, गुब्बारा क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा, पूरा ऐसे हो गया, सिकुड़ गया वो। उसी तरीके से तो 3 प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। भाई ये हमने जो ये देखा ये सिर्फ परासरण को समझने के लिए देखा है कि भाई अगर परासरण होगा तो यहाँ पे 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। कि भाई हमने फॉर एग्जांपल हमने लिया कि भाई कोशिका है, कोशिका को अगर हमने भाई विलयन में रखा, एक ऐसे कहाँ पे भाई, जहां पे आपकी किसकी, जो आपका भाई विलायक की मात्रा क्या थी बेटा, यहाँ पे बाहर, बताओ विलायक की, यहाँ पे भाई जल यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी है उतना ही, क्लियर। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ बेटा, फर्क किसका आया, विलय का, ठीक, किसका फर्क आ गया, विलय का। तो बच्चों जब यहाँ पे क्या थी बेटा, विलायक की मात्रा ज्यादा थी, जब वो कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका यहाँ पे क्या हो जाती है, ऐसी स्थिति में कोशिका फूल जाएगी, ठीक है। वहीं पे जब भाई दोनों में मात्रा बराबर होगी, ठीक है, विलय और विलायक दोनों की, तो भाई वहां पे कोई गति नहीं होगी। और यहाँ पे जब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, जब हम इसमें क्या कर देंगे, इस वाली स्थिति में विलय की मात्रा को ज्यादा कर देंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका जल हो जाएगा वो कहां से, यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विलय की मात्रा क्या है, कम है, तो बेटा वो बाहर आ जाएगा। और जल कोशिका के अंदर ज्यादा है तो बेटा ज्यादा से कम की ओर आएगा। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कोशिका होगी वो आपकी सिकुड़ जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, चले आगे, चलिए। तो भाई ये बात थी किसकी बच्चों, यहाँ पे आपके परासरण की।
अब होगा क्या बच्चों, हमने ये तो देख लिया है कि भाई प्लाज्मा झिल्ली जो है बेटा वो पौधों में भी है और जंतु में भी है। हमने ये भी जाना कि भाई जो पदार्थ अंदर आ रहे हैं बाहर और जो बाहर जाएंगे वो कैसे जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा पौधे जो होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की भित्ति और पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कह देते हैं बेटा, जिसको हम कह देते हैं कोशिका भित्ति। और जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो किसको देखा था, वो इसी को देखा था। याद है आपको वो संरचना जो कुछ इस प्रकार से दिखी थी, याद है? तो जो ये संरचना जो थी बेटा रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दी थी, कोशिका भित्ति। और बच्चों कोशिका भित्ति जो होती है ये सिर्फ किस में मिलती है, पादपों में। किसमें मिलेगी बेटा, सिर्फ पादपों में मिलेगी, यानी कि पौधों में मिलेगी। ये जो होती है ये जंतुओं में नहीं मिलती। क्या नहीं होती, जंतुओं में नहीं मिलती। भाई कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना बच्चों। क्या कारण होगा कि भाई एक कोशिका भित्ति जो है वो पौधों में तो मिल रही है लेकिन जंतुओं में नहीं मिलती। तो बेटा पादपों में वो क्यों मिलती है, देखो सबसे पहली बात, कोशिका भित्ति जो बनी होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, किसकी, इस सेल्यूलोज की। जंतु जो होता है बेटा इसका पाचन नहीं कर सकता, ठीक है। क्या नहीं करता भाई, जो जंतु होता है वो इसका पाचन नहीं कर सकता। इसीलिए जंतुओं में क्या नहीं मिलती है बेटा, जंतुओं में आपकी कोशिका भित्ति नहीं मिलती है, ये सिर्फ पौधों में मिलती है। पौधों में क्या काम करती है बेटा ये, कि अगर ये कोशिका है, ठीक है, तो उसके बाहर ये क्या है, ये आपकी है यहाँ पे ये वाली परत कोशिका भित्ति। भित्ति शब्द का मतलब होता है बेटा एक दीवार, यानी कठोर दीवार। जैसे भाई हम घर में होते हैं, जब हम घर में होते हैं बच्चों तो क्या होता है, बाहर चाहे आंधी आए बारिश आए हम घर में सेफ होते हैं। हमें कौन बचा रहा है, वो घर की जो दीवारें हैं वो हमें बचा रही है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे जो पौधा होता है उसकी जो ये कोशिका होती है उसके सबसे बाहर की ओर ये परत पाई जाती है। और ये परत क्या काम करेगी, बच्चों को आंसर पता लग गया होगा, है ना, कि भाई जैसे हम घर में थे हमें उन दीवारों ने हमारी रक्षा की, उसी तरीके से जो पौधे होते हैं उनकी जो कोशिका होती है उनकी कौन रक्षा करेगा भाई, यहाँ पे ये कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति क्या करेगी भाई, जो आपका पौधा था उसकी कोशिका की रक्षा करेगी, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी कोशिका को एक आकार प्रदान करने में मदद भी करेगी। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे भाई ये आखिर जो आपकी जो पादप में मिल रही है यानी पौधों में जो कोशिका भित्ति मिल रही है कैसी होती है। आपके सामने ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, ये वाली, यही क्या है, कोशिका भित्ति कहलाई जाती है। बिल्कुल क्लियर। यानी कि बेटा जो वहां पे ग्रीन कलर की बनी, आपको पता लग गया कि सबसे कौन सी वाली परत है, सबसे बाहर वाली। अब इसमें आपको इजीली समझ आएगा कैसे, देखो ये ग्रीन कलर की दिख रही है, ये वाली ये परत जो जा रही है ये क्या है, कोशिका भित्ति, यानी कि कोशिका भित्ति यानी दीवार। ओके चलो भाई ये समझ आ गया। अब भाई कोशिका भित्ति जो होती है बेटा जरूरी नहीं है कि सेल्यूलोज की बनी, और पौधों में हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, इन सब की भी बनी होती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति जो होती है इसकी संरचना कैसी होती है, बेटा कोशिका भित्ति जो होगी आपकी ये ना 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी थी, मैं आपको बता देती, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिक भित्ति, कौन सी, प्राथमिक। यहाँ पे आ जाती है आपकी द्वितीयक, और यहाँ पे आ जाती है आपकी तृतीयक, ठीक। ये आपको सिर्फ बेटा समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। प्राथमिक भित्ति जो होती है ये जब परिपक्व यानी कि विकसित होती है, क्या होती है बेटा, जब ये परिपक्व होती है, ठीक है, ये क्या होती है बेटा, जब ये परिपक्व होती है ये किसको बनाएगी, द्वितीयक को, और फिर लास्ट में कौन बनेगी, तृतीयक भित्ति बनेगी। ये ना कुछ इस तरीके से होता है, देखो उदाहरण के लिए समझ लो, आपकी यहाँ पे ये मैंने एक उदाहरण के लिए ये बना दी, ठीक है। मैंने बोला ये आपकी प्राथमिक भित्ति है, ठीक। वहीं पे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक संरचना और बना दी ऐसे करके, ठीक। ये वाली संरचना मैंने यहाँ पे और बना दी, और ऐसी मैंने बेटा एक इस जगह पे भी बना दी। क्लियर, ध्यान से देखना बिल्कुल, संरचना क्या बना रही हूं मैं।
ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि भाई हो गई किस तरीके से। ठीक, अब देखो जो बेटा द्वितीयक भित्ति होती है इसमें आपकी 3 प्रकार की क्या आ जाती है, यहाँ पे दीवारें आ जाएंगी यानी कि आंतरिक, ठीक है, आंतरिक परत यानी आंतरिक भित्ति आप कह सकते हैं। एक होगी मध्य, एक होगी बाह्य, ठीक है। ये वाली जो होती है बेटा ये कौन सी हो जाएगी, मैंने बोला ये नंबर 1 जो है ये आपकी प्राथमिक है, ये आपकी नंबर 2 है, ये आपकी द्वितीयक है, और तीसरी वाली जो है ये वाली है। ये होती है कुछ इस प्रकार से कोशिका भित्ति की संरचना। ठीक, अब दूसरी वाली में क्या होता है बेटा, दूसरी वाली में आपको मैंने बोला ये 3 प्रकार की परतें पाई जाएंगी, आंतरिक, मध्य और बाह्य, जो किसकी द्वितीयक की रचना करेगी, है ना। बाहर वाली बाह्य हो जाएगी, बीच वाली क्या हो जाएगी बेटा मध्य है, अंदर वाली आंतरिक, तीनों परतें क्लियर। और फिर ये क्या है बेटा तृतीयक, तृतीयक भित्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा कठोर होती है, याद रखना, ठीक है। मध्य है, अंदर वाली आंतरिक, तीनों परतें क्लियर। और फिर ये क्या है बेटा तृतीयक, तृतीयक भित्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा कठोर होती है, याद रखना, ठीक है। क्या होती है सबसे ज्यादा कठोर होती है, और इस प्रकार से ये किसकी संरचना बन जाती है बेटा यहाँ पे आपकी कोशिका भित्ति की। और जो बेटा सेल्यूलोज है आपका, ठीक है, क्या सेल्यूलोज, ठीक है, ये क्या करता है कोशिका भित्ति को बनाने में मदद करता है। क्लियर, चलो तो इतनी चीजें क्लियर हो गई भाई कोशिका भित्ति क्या है। ये मैंने आपको इसीलिए बताया है, बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई पौधों में जो एक्स्ट्रा एक कोशिका भित्ति मिल रही है वो क्या है, ठीक है। तो हमने देखा भाई कोशिका भित्ति तो वो संरचना है जो किसकी भाई जो रक्षा करती है बच्चों किसकी, यहाँ पे पौधे की कोशिका की। बिल्कुल सारी चीजें क्लियर। चलिए भाई अब आ जाते हैं OMR यानी कि 1 मिनट रिवीजन। और बच्चों आज हमने क्या देखा है जल्दी से, आज हमने देखा भाई प्लाज्मा झिल्ली जो यानी कोशिका के अंदर, किसके अंदर, कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं बेटा वो कैसे क्या कर रहे हैं वहां पे भाई गति कर रहे हैं। ओके, कैसे गति कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने जाना किस किस को, विसरण तथा परासरण को, यानी विसरण और परासरण की क्रिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा बेटा यहाँ पे कोशिका भित्ति को। ठीक, चलिए तो ये सब हम लोगों ने आज देखा है। अब आ जाते हैं हम क्विज पे। और बच्चों क्विज का आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए क्या है। CO2 और O2 किस प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, जल्दी से यहाँ पे जवाब दीजिए। थोड़ा समय दे रही हूं आपको। जल्दी से, चलिए नेक्स्ट पे आए। हाँ जी, अगला प्रश्न है जल के अणुओं की गति जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे आप क्या कहेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों यहां पे। समय जा रहा है, जल्दी से। चलिए पहले वाले पे आ जाइए। पहला था CO2 और O2 यानी भाई गैसों की बात चल रही है। तो जब गैस यानी किस प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली के आर पार जा पाएंगे, तो बेटा क्या वो छानन होगा, बिल्कुल गलत। विसरण बिल्कुल सही जवाब है। निस्तापन और विस्थापन गलत। बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट। भाई बात आ गई किसकी, जल के अणुओं की। और जल के अणु गति का मतलब कौन सी क्रिया होगी, परासरण की। किससे हो रहा है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो भाई यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। छानन, आसवन, प्रसारण बिल्कुल गलत, परासरण बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आ जाए आपके होमवर्क पे। और बच्चों होमवर्क के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न, CO2 तथा जल, ठीक है, जो ये पदार्थ हैं कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर आते हैं। बहुत ध्यान से रखना, क्या बोला है, CO2 और जल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिया बतानी है, बहुत ध्यान से बताना। परासरण क्या है,
कोशिका से अधिक जल बाहर आने का परिणाम क्या होगा? अल्प परासरण दाब जो विलयन है वो हम किसे कहते हैं? कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में विसरण की क्या भूमिका है? क्लियर है? ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जिनको आपको बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों पूछे हैं वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको परासरण की परिभाषा देनी है, और यहाँ पे आपको क्या बताना है कि भाई अगर कोशिका से जल जो बाहर है वो आ जाएगा तो क्या होगा? अल्प परासरण दाब विलयन बताना है, और भाई कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में यानी विसरण की भूमिका को बताना है। ये आपके सारे प्रश्न है होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों अगली कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसको? केंद्रक को, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।